गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको 12th क्लास के राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो ये चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इसमें आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें नागरिकों के जो अधिकार दिए जाते हैं वो पूरी तरह से निरस्त कर दिए जाते हैं और पूरे देश पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। इसी प्रकार की स्थिति एक बार भारत में लागू हुई थी 25 जून 1975 से 18 माह तक अनुच्छेद 352 के प्रावधान के आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू हो गया था। जब किसी भी देश में अशांति की स्थिति पैदा हो जाती है और स्थिति आसानी से हल ना हो सके, मतलब अशांति इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो किसी भी कानून व्यवस्था के दायरे से बाहर हो जाती है, तब आपातकाल लागू कर जाता था। आपातकाल में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियाँ किसको मिल जाती है? केंद्रीय सरकार को प्राप्त हो जाती है। भारत में आपातकाल लागू होने के क्या कारण थे? भारत में आपातकाल लागू होने के प्रमुख कारण थे, नंबर 1 आर्थिक कारक थे कि नंबर 1 गरीबी हटाओ का नारा जो शुरू किया गया था भारत में, वो कुछ काम नहीं आया था। फिर बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था और अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता भी देनी बंद कर दी थी और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल की कीमतें बढ़ने से, तेल की कीमत बढ़ती है तो और चीज़ों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है क्या नाम कहते हैं, ईंधन के रूप में तेल इस्तेमाल होता है। जब तेल की कीमतें बढ़ जाएगी तो और चीज़ों की कीमत बढ़ना जायज़ सी बात है। फिर औद्योगिक विकास की दर बहुत ज़्यादा धीमी हो गई थी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और सरकार के खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक के क्या कर रहा था, रोक दिया था। तो ये थे आर्थिक कारण। फिर दूसरा है छात्र आंदोलन। गुजरात में छात्रों ने खाद्य तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के लिए और उच्च पदों पर जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ क्या नाम कहते हैं, जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया था जिसे छात्र आंदोलन कहा जाता है। और मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्न के अभाव से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी कर दिया था। उधर गुजरात के छात्रों ने आंदोलन किया, इधर बिहार के छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। जयप्रकाश नारायण जिन्हें जेपी भी कहा जाता है, इस आंदोलन का नेतृत्व 2 शर्तों पर स्वीकार किया था करने के लिए। वो शर्तें क्या थी कि एक शर्त थी कि आंदोलन क्या होगा, अहिंसक रहेगा यानी हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरा यह बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रव्यापी होगा ये आंदोलन, क्योंकि पूरे देश में कीमतें बढ़ रही थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात की थी। जेपी ने भारतीय जनसंघ कांग्रेस जिसे कहते हैं भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों के समर्थन से संसद मार्च का भी नेतृत्व किया था और इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित बताया था। उन्होंने कहा था सभी लोग उनसे चिढ़ते हैं, इसीलिए वो ये आंदोलन चला रहे हैं। फिर तीसरा है नक्सलवादी आंदोलन। इस अवधि में जो संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता बढ़ी। इस समूह में मौजूदा जो थे राजनीतिक पार्टी और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या करा, हथियार और राज्य विरोधी तरीकों का इस्तेमाल किया। 1967 में मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में कहा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवादी इलाकों में किसानों ने क्या किया था, हिंसक विद्रोह किए थे, जिसे क्या नाम दिया गया, नक्सलवादी आंदोलन का नाम दिया गया है। और 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी का गठन किया गया और इस पार्टी ने क्रांति के लिए गोरिल्ला पंथ की रणनीति अपनाई थी, गोरिल्ला पंथ की, और जो है गोरिल्ला जिसे युद्ध भी कहा था, युद्ध की रणनीति अपनाई। नक्सलवादियों में धनी जो भूस्वामियों से बलपूर्वक उन्होंने क्या कहा था, जमीन खरीद, नक्सलवादी क्या करते थे, जो धनी थे भूस्वामी जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन था उनकी ज़मीन छीन के गरीब और भूमिहीन लोगों को दे रही थी। वर्तमान में 9 राज्यों में 100 से अधिक पिछड़े आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा भी जारी है। इनकी मांगे क्या क्या, ये क्या चाहते हैं, इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की सुनिश्चित अवधि हो और उचित मजदूरी जैसे बुनियादी हक दिए जाए जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं। दूसरा, जमदर मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन तथा सूदखोरों द्वारा शोषण के इन लोगों की क्या मिलनी चाहिए, मुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि बाहरी लोग आके उस क्षेत्र में क्या करते थे, बहुत ज़्यादा शोषण करते थे उन लोगों का, तो वो उस चीज़ से बिल्कुल मुक्ति चाहते थे। अब इसके बाद है और क्या कारण था, रेल हड़ताल।
जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति के ने रेल कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल की थी। किसके नेतृत्व में? उस समय नेता कौन थे उनके? जॉर्ज फर्नांडिस। सरकार ने हड़ताल को क्या बताया था? अनसंवैधानिक बताया था और उनकी मांगे भी क्या करी थी? स्वीकार नहीं गई थी। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में सरकार के खिलाफ क्या हो गया था? और असंतोष हो गया। उधर से छात्रों का आंदोलन, इधर से नक्सलवादी आंदोलन, फिर रेल हड़ताल और पांचवा है न्यायपालिका में संघर्ष। सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी थी और संपत्ति के अधिकारों में भी काट छाट कर दिए थे और नीति निर्देशांक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्ति देना जैसे प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कर दिया था? बिल्कुल निरस्त कर दिया था। सरकार ने जे.एम. सेल्ट, के.एस. हेगड़े तथा ए.एन. ग्रोवर की वरिष्ठता की अनदेखी करके ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का क्या बना दिया था? मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका नौकरशाही की बातें होने लगी थी कि जो न्यायपालिका है वो नौकरशाही के बिल्कुल कब्जे में आ गई है। फिर इन सब बातों को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कब की गई? 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसने? जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को क्या कर दिया था? असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो 24 जून 1974 को सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी अपने सांसद बनी रहेगी, किंतु मंत्रिमंडल की बैठकों में वो भाग बिल्कुल भी नहीं ले सकती। फिर 25 जून 1975 को जेपी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी ने से क्या मांग की गई? इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की गई और इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग की गई थी। इसके बाद जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे सरकार के अनैतिक और संवैधानिक आदेशों को कभी ना माने। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि में प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352 यानी आंतरिक गड़बड़ी होने पर के तहत राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की क्या कर दी थी? सिफारिश कर दी थी। तो इस तरह 25 जून 1975 की मध्य रात्रि से क्या हो गया था? आपातकाल लागू हो गया था। आपातकाल के क्या क्या परिणाम हुए? आपातकाल के फलस्वरूप विपक्षी नेताओं को क्या हुआ? जेल में डाल दिया गया। प्रेस पे क्या हुआ? सेंसरशिप लागू कर दी गई। सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस बिना सरकार की अनुमति के कोई भी चीज़ नहीं छाप सकती। फिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा जमात इस्लामी पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगा दिया था। धरना, प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दी थी, क्योंकि आपातकाल के टाइम पे धरना, प्रदर्शन और हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लग दी जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या हो गए थे? निष्प्रभावी कर दिए गए थे। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून द्वारा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया था। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेटमैन अखबारों को जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था वे उनकी जगह क्या कर देते थे? खाली छोड़ देते थे। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने प्रकाशन क्या करता? बुरी तरह बंद कर दिया था। कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत तथा हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने भी आपातकाल के विरोध में अपनी पदवी क्या दी थी? सरकार को सौंप दी थी, जो उन्हें पदवी दी गई थी। फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती न दे पाना तथा विधायिका के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना करना? 6 साल कर दिया जाना। फिर क्या हुई? आपातकाल के बहस में पक्ष हो गए कि कुछ लोग आपातकाल के पक्ष में थे और कुछ लोग आपातकाल के विपक्ष में थे। सबसे पहले आपातकाल पर बहस में पक्ष में कौन कौन लोग थे? बार बार धरना और प्रदर्शन, उनका क्या कहना था? बार बार धरना, प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही से लोकतंत्र क्या होता है? बाधित होता है। जो अब लोग आपातकाल के पक्ष में थे उनका कहना था कि बार बार जो धरना, प्रदर्शन, सामूहिक जो कार्यवाही से क्या होता है? लोकतंत्र बाधित होता है, कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद था विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा लेना, सरकार के प्रगतिशील कार्यों में अड़चन पैदा करना। जो आपातकाल के पक्ष में थे उनको कहना कि सरकार के जो अच्छे काम करने चाहते हैं विपक्षी दल उनके अड़चन पैदा करते हैं, भारत की एकता के विरुद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय क्या साजिश है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करने के कदम पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या कहा था? समर्थन किया था उस समय। लेकिन कुछ लोग इसके विपक्ष में भी थे। उनका क्या मानना था कि वो क्यों आपातकाल को नहीं चाहते थे? लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है। उनका कहना है कि आपातकाल के
जो क्या नाम कहते हैं विपक्ष में था, हर तरह से धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, उनका मतलब है। विरोध आंदोलन ज़्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्वक रहे, उन्होंने कहा था। फिर गृह मंत्रालय ने उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं की थी। फिर आगे संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग निजी स्वार्थ हेतु किया गया था, जो उसके विपक्ष में थे कि आपातकाल के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। आपातकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए गए थे? आपातकालन के दौरान किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या गया था? इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम शामिल किया था, जिसमें भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतीहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरों की समाप्ति आदि जनता की भलाई के 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल किए गए थे ये कार्य। विरोधियों को निवारक नजर बंदी कानून के तहत बंदी बनाया गया था। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली क्या कर दी थी? काट दी गई थी कि सरकार के विरुद्ध कोई भी काम ना करे, कोई भी समाचार को ना छापे। वो दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी जैसे कार्य भी किए गए थे। आपातकाल से लोगों ने क्या सबक लिया? आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां दोनों ही उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया था। इस प्रकार भारत में लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि जो लोकतंत्र है, लोग वही लोकतंत्र चाहते हैं। दूसरा, आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन भी इसके बाद अस्तित्व में आए थे। इसके बाद संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया था, और इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित रूप में दे दी थी। आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था। आपातकाल में ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी। तो ये था आपातकाल पे जो उन्होंने बताया था मैंने। आपातकाल के बाद की राजनीति क्या हुई? आपातकाल के बाद की राजनीति किस प्रकार थी? जब आपातकाल खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ था? जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया, जो बाद में जनता पार्टी में शामिल हो गए। जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों का मुद्दा बनाकर चुनावों पर जनमत संग्रह का रूप लिया, और 1977 के चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में क्या मिला था? 154 सीटें मिली थी, और जनता पार्टी को उसके सहयोगों 330 सीटें मिली थी, क्योंकि उस समय उन्होंने किसको मुद्दा उठाया था? आपातकाल को। किसने? जनता पार्टी ने। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक देखने को मिला, और अधिक होने के कारण 1977 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर भारत में ना के बराबर सीटें मिली थी, क्योंकि वहां के लोग कांग्रेस से बहुत ज़्यादा नाखुश थे। जनता पार्टी की सरकार ने मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री तथा चरण सिंह व जगजीवन राम 2 उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास किसी दिशा नेतृत्व व एक साझे कार्यक्रम के अभाव में ये सरकार क्या हुई? ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाई, और 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर 353 सीटें हासिल करके विरोधियों को उन्होंने क्या दी थी? करारी शिकस्त दी थी। बाद में आपको बताऊंगी कि शाह आयोग क्या था। आपातकाल की जांच करने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने 1977 में एक आयोग की स्थापना की थी, जिसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह ने किया था। तो इसलिए इस आयोग का नाम क्या रखा था? शाह आयोग। और ये शाह आयोग क्यों गठित किया गया था? आपातकाल की जांच करने के लिए। और किसने की क्या नाम कहते हैं बनाई थी ये आयोग? जनता पार्टी सरकार ने। और कब बनाई थी? 1977 में। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शाह आयोग द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाणिक तथ्य क्या थे। उन्होंने क्या क्या इस आपातकाल के बारे में तथ्य एकत्रित किए थे। उन्होंने कहा था कि आपातकाल की घोषणा का निर्णय किसका था? प्रधानमंत्री का था। उन्होंने बताया था कि समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली बंद कर देना पूर्णतः क्या था? बिल्कुल गलत था। फिर प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही अनेक विपक्षी नेताओं की क्या की थी? गिरफ्तारी जो की गई थी वो क्या थी? गैर कानूनी थी। मीसा एक कानून का नाम है, उसका दुरुपयोग किया था। और कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज में क्या कहा था? हस्तक्षेप किया था, जो ये गलत है। ये किसके द्वारा किसने बताया था? शाह आयोग द्वारा एकत्रित किए गए प्रमाणिक तथ्य थे। नागरिक स्वतंत्र संगठनों का उदय हुआ। इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों ने संघ का उदय अक्टूबर 1976 में हुआ था। इस संगठन में न केवल आपातकाल
बल्कि सामान्य परिस्थिति में भी लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने को कहा गया था कि अगर आप नहीं रहेंगे सजग रहेंगे तो सरकार आपका गलत फायदा उठाएगी। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों के संघ का नाम बदलकर अब नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए लोगों का संघ रख दिया गया है। इस संघ का क्या काम है? गरीबी, सहभागिता, लोकतांत्रिकरण तथा निष्पक्षता से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भारतीय नागरिक स्वतंत्र संगठनों ने अनेक क्षेत्रों में संगठित होकर कार्य करना आरंभ कर दिया गया है ताकि कोई भी नागरिकों के अधिकारों का दुरुपयोग ना कर सके। तो ये था मेरा आज का वीडियो।